हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड इतिहास कालखंड भाग 3 के ऊपर। हमने बात की थी दोस्तों उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के ऊपर, जिसमें हमने भाग 1 और भाग 2 में विस्तृत चर्चा की है। और आज भाग 3 के साथ ही हम इतिहास का आद्य ऐतिहासिक काल का पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं। यह उत्तर पाठशाला की विशेष इतिहास सीरीज है, उत्तराखंड राज्य परीक्षाओं हेतु। और इसमें आपको सभी चीज़ें बहुत ही डीपली और विस्तृत रूप से हम पढ़ करके बताएंगे। और आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। साथ में हमारे ग्रुप में अगर आप जुड़े हैं तो कुछ ही टाइम बाद आपको फिर इन नोट्स की PDF फॉर्म पे मिलने लग जाएगी। तो देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल की हम आज शुरुआत करने वाले हैं। ये भी अपने टाइम पे एक अच्छी खासी वीडियो चलेंगी। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये चीज़ें देखी हैं, और इससे पहले भी हमने इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ा है। तो दोस्तों, अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले आप इन दोनों वीडियो को देख लेंगे, और इनकी पुरानी वीडियो भी आप जरूर देखेंगे, ताकि इतिहास के स्रोतों का आपको पता चल सके। क्योंकि इस आद्य ऐतिहासिक काल में हम बार बार इतिहास के उन्हीं स्रोतों का अध्ययन करने वाले हैं जो हमने पहले अध्यायों में पढ़ी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, यहाँ तक कि टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप अपना नाम व्हाट्सएप कर देंगे तो हम आपको ग्रुप में भी जोड़ देंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, जो कब से है, 3000 BC से 600 BC तक का काल माना जाता है। 3000 BC से 600 BC तक के काल को आद्य ऐतिहासिक काल मानते हैं। इस काल में हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी थी, जैसे ताम्र पाषाण काल, लौह काल, ये सभी इसी के अंदर आते हैं। तो बहुत से विद्वानों का मत है कि इसी का एक बड़ा पोर्शन वैदिक काल रहा था। इसी आद्य ऐतिहासिक काल का एक बड़ा पोर्शन वैदिक काल रहा था। ऐसा क्यों दोस्तों, थोड़ा सा एक बार आप समझ लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए एक बार प्रागैतिहासिक काल की तरफ लौटते हैं। प्रागैतिहासिक काल में हमने देखा लघु उद्यार, लघु उद्यार है, गोरखा उद्यार है। इन सभी में इस तरीके से मानवों की कलाकृतियां बनाई गई, पशुओं के चित्र बनाए गए, रेखाएं बनाई गई। ऐसा क्यों? क्योंकि तब के लोगों के पास एक चीज नहीं थी। क्या नहीं थी दोस्तों? तब के लोगों के पास कोई लिपि नहीं थी। तो वो क्या करते थे, लिख नहीं पाते थे, वो चित्रों के माध्यम से हमें बताते थे। तो हम चित्रों के माध्यम से केवल समझ सकते हैं कि ये क्या है। जैसे लघु उद्यार में हमने सोचा है कि वो जो चित्र बनाए गए हैं वो किस चीज़ के हैं, सामूहिक नृत्य के चित्र बनाए गए हैं लघु उद्यार के अंदर। लेकिन क्या हकीकत में वो यही हैं? क्योंकि अगर आप ग्रामीण लोगों से पूछेंगे या क्षेत्रवासियों से पूछेंगे तो वो आपसे कहेंगे, देखिए लघु उद्यार के चित्र क्या हैं, एक विवाह, दो विवाह जो जा रहे थे उनके बीच की लड़ाई के चित्र हैं। मतलब चित्रों को हम अपने अपने हिसाब से समझते हैं। लेकिन जब बात आती है किसी लेख की या किसी लिखी हुई चीज़ की, तो हम उस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होते। हमें पता होता है कि उसमें क्या लिखा गया है और उसी को हम हकीकत मान के चलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल कुछ ऐसा ही काल है। लेकिन दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल के लिखित सोर्स तो मिले, लिखित स्रोत तो मिले, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि इस समय की जो लिपियां थी वह हमारी समझ से परे थी दोस्तों। एक शंख लिपि है जिसमें आकार शंखों की तरह बनाया जाता था। आप उस शंख लिपि को नहीं समझ सकते। हम इस लौ, खो, तो इन वर्णों को समझते हैं, लेकिन उस लिपि में क्या लिखा गया था ये हम समझ नहीं सकते हैं। तो इस समय के इतिहास को हम समझने का प्रयास करें भी तो भी इसके ग्रंथों को हम पढ़ नहीं सकते हैं। ऐसे में हम इस आद्य ऐतिहासिक काल को कैसे समझेंगे और कैसे जानेंगे कि 3000 BC से 600 BC तक उत्तराखंड में कौन था? तो उसके लिए सबसे बड़ा माध्यम कौन है दोस्तों? साहित्यिक स्रोत हैं। इनके अलावा भी मृदभांड, जमीन से बरामद हुई लाशें यानी कि कंकाल, ऐसी चीज़ों के माध्यम से भी हमें पता चलता है। जैसे मैंने आपको बताया, इसको लौहकालीन, ताम्र पाषाणकालीन चीज़ें भी कहा जाता है। तो हो सकता है हमें कहीं से तांबे के, कहीं से लोहे के कुछ चीज़ें मिलें, उससे हम अनुमान लगाएं आद्य ऐतिहासिक काल का। पर मेजर सोर्स क्या होगा दोस्तों? साहित्यिक स्रोत। अब ये साहित्यिक स्रोत क्या होंगे? ये मेजरली आपको यहाँ कोई भी साहित्यिक स्रोत, धार्मिक स्रोत देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि धार्मिक स्रोत में लिपि क्या थी दोस्तों? संस्कृत हुआ करती थी, और संस्कृत लिपि हम समझते हैं आज भी। तो हम संस्कृत के माध्यम से, इन साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से समझ जाते हैं।
और तत्कालीन बौद्ध भाषा में पाली भाषा में लिखे गए जो ग्रंथ थे उनके बारे में भी हम समझ सकते हैं। तो ऐसे में कई साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हमें पता चला। तो हम ऐसे ही साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से समझेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल के दौरान उत्तराखंड में क्या कुछ चल रहा था और कौन कौन रहते थे। चलिए शुरू करते हैं ग्रंथों से। तो पहला ग्रंथ ऋग्वेद है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों, और ऋग्वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? किसी वेद के अंदर अनेकों उपनिषद हम कहते हैं कि उनके बारे में लिखा गया, उनके बारे में, उन वेदों को आसान भाषा में समझाने के लिए लिखे गए चीज़ें। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं वो इनके ही भाग होते हैं, वेदों के ही भाग होते हैं दोस्तों। तो ऋग्वेद में उत्तराखंड का पहला उल्लेख देखने के लिए मिलता है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख, उत्तराखंड के इतिहास का प्रथम उल्लेख, उत्तराखंड आद्य ऐतिहासिक काल का प्रथम उल्लेख, यानी कि उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख, पहला उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि या मनीषियों की भूमि कहा गया है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये इस पे ज़्यादा फोकस नहीं है। प्रथम बार उल्लेख उत्तराखंड का किस में आता है? ऋग्वेद में आता है। ब्राह्मण ग्रंथों में बद्रीनाथ का उल्लेख हमें देखने के लिए मिलता है। तो ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है शंखायन ब्राह्मण, जिसको कौशितकी उपनिषद कहा जाता है। ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है शंखायन ब्राह्मण, जिसको हम कहते हैं कौशितकी उपनिषद। तो कौशितकी उपनिषद में लिखा गया है कि उत्तराखंड में एक बद्री आश्रम है दोस्तों, और ये बद्री आश्रम जो है यह वाक देवी का निवास स्थान है। उत्तराखंड में वाक देवी का निवास स्थान जो है वो कौन है? बद्री आश्रम। तो ये किस में पता चला हमको? कौशितकी उपनिषद में। इसी प्रकार से दोस्तों स्कंद पुराण बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रतिवर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में। स्कंद पुराण के अंदर हमें 5 भाग पढ़ने के लिए मिलते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। स्कंद पुराण के 5 खंड हैं। अच्छा, कौन कौन से? हम पहले पढ़ चुके हैं। पहला खंड है केदार खंड, दूसरा खंड है मानस खंड, तीसरा है जालंधर, नेपाल, कश्मीर। ध्यान से सुनिएगा, केदार खंड, मानस खंड, जालंधर, नेपाल और कश्मीर। जालंधर, नेपाल और कश्मीर को छोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या बचा? केदार खंड और मानस खंड। तो ये जो केदार खंड और मानस खंड है ये क्या है? वर्तमान का गढ़वाल क्षेत्र है केदार खंड, और वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र है मानस खंड। ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान का गढ़वाल क्षेत्र केदार खंड है। ध्यान से याद रखने का तरीका क्या होगा? केदारनाथ है गढ़वाल रीजन में है, तो केदार खंड गढ़वाल, और इसी प्रकार से मानस खंड है कुमाऊं। तो देखिए, स्कंद पुराण में इनके बारे में विस्तृत बताया गया है। जब हम ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ रहे थे तो भी हमने ये पढ़ा था, लेकिन विस्तृत नहीं पढ़ा था। अब हम इनको विस्तृत पढ़ेंगे। कैसे? चलिए केदार खंड के बारे में बात करें तो केदार खंड के बारे में इस उपनिषद के अंदर, या हम कहें कि इस ग्रंथ के अंदर क्या बताया गया है, इसका विस्तार बताया गया है। कहाँ से कहाँ तक बताया गया है? तो इसका विस्तार बताया गया है दोस्तों माया क्षेत्र से श्वेत पर्वत तक। अच्छा, माया क्षेत्र की जगह एक और नाम आता है गंगा द्वार से श्वेत पर्वत तक। अच्छा, तो ये माया क्षेत्र और गंगा द्वार क्या है? ये वर्तमान का हरिद्वार है। तो हरिद्वार से लेकर श्वेत पर्वत तक, अब ये श्वेत पर्वत क्या है? हिमालय है। यानी कि हरिद्वार से हिमालय तक का जो क्षेत्र था उसी क्षेत्र को केदार खंड कहा गया है। तो अब यहाँ से ही क्वेश्चन क्या बना था दोस्तों? हरिद्वार का पुराना नाम क्या था? और ऑप्शन में था माया क्षेत्र। तो आपको आंसर मिल गया आपके प्रश्न का, बहुत बढ़िया। ऐसी चीज़ों को आपको समझना है। देखिए लिखा क्या गया है स्कंद पुराण के केदार खंड और मानस खंड के अंदर, ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो केदार खंड में क्या लिखा गया है स्कंद पुराण के? ये कि माया क्षेत्र से लेकर श्वेत पर्वत तक का क्षेत्र केदार खंड है। चलिए, अब लेकिन उस समय ये था, वर्तमान में ये क्या है? हरिद्वार से लेकर हिमालय तक के फैले हुए क्षेत्र को केदार खंड कहा गया है। तो अब आपके लिए समझना इजी हो गया कि माया क्षेत्र या गंगा द्वार ये किसको कहा गया है? हरिद्वार को। या फिर इसका एक और विस्तार देखने के लिए मिलता है दोस्तों केदार खंड का, यानी कि गढ़वाल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तमसा नदी से बौद्धांचल पर्वत तक का क्षेत्र क्या कहलाएगा? केदार खंड। तमसा नदी करंट अफेयर में भी पढ़ा था, टॉन्स नदी अब भी करंट अफेयर में पढ़ा है रिसेंटली हमने कुछ दिनों पहले। टॉन्स नदी यमुना की सहायक नदी है दोस्तों, इसने रिसेंटली अपना जलस्तर क्रॉस कर लिया था, सबसे ज़्यादा ये बही थी काफ़ी वर्षों बाद। खैर ये तो हमने पढ़ा, ये इसके बारे में आपको मैंने करंट अफेयर में बताया हुआ है।
देखा कीजिए करंट अफेयर भी दोस्तों। तो तमसा नदी से लेकर बौद्धांचल पर्वत तक का क्षेत्र केदारखंड कहलाएगा। तो फिर ये तमसा नदी तो टॉन्स नदी है, चलिए समझ गए हम। ये बौद्धांचल पर्वत कौन सा नया पर्वत है? तो आपने सुना होगा नंदा देवी पर्वत, यानी कि नंदा देवी पर्वत जो है दोस्तों, इस पर्वत से तमसा नदी तक के क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। चलिए एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि जो नंदा देवी पर्वत है इसके बारे में कोई खासियत है क्या? मतलब जैसे कि उत्तराखंड में इसका क्या महत्व है, उत्तराखंड के जीएस में इस नंदा देवी पर्वत का क्या महत्व है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। बहुत स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, नॉर्मल। इसके साथ ही नंदा देवी पर्वत का एक और नाम हमें देखने के लिए मिलता है दोस्तों, बधाड़ पर्वत। ये बधाड़ पर्वत जो है दोस्तों, ये एक पर्वत श्रेणी है। जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी है ना, हिमालय एक पर्वत, दो, तीन, ऐसे बहुत से पर्वतों से मिलकर बना है। ऐसे नंदा देवी पर्वत श्रेणी को बधाड़ पर्वत कहा जाता है। बधाड़ पर्वत श्रेणी का नाम है। अब ये बधाड़ पर्वत श्रेणी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसका उल्लेख भी हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? केदारखंड के अंदर देखने के लिए मिलता है। केदारखंड के अंदर बधाड़ पर्वत का उल्लेख क्यों मिलता है, कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आपने केदारखंड का विस्तार देखा। हरिद्वार से श्वेत पर्वत हिमालय तक, तमसा नदी से बौद्धांचल पर्वत यानी कि नंदा देवी पर्वत तक का क्षेत्र केदारखंड कहलाएगा दोस्तों। अगला है मानसखंड। मानसखंड कहाँ से कहाँ तक? नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक का क्षेत्र। ये देखिए कालागिरी, अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा है हमने, कल परसों की वीडियो में कालागिरी पढ़ा है हमने। इतिहास की दृष्टि से आद्य ऐतिहासिक काल से पहले प्रागैतिहासिक काल, उसके बारे में भी कालागिरी पर्वत से पता चला है। चलिए, नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक का क्षेत्र मानसखंड कहलाया है। यहाँ पर देखिए, बधाड़ पर्वत केदारखंड व मानसखंड की सीमा बनाता था। तो उस समय हमें पता चलता है कि जो नंदा देवी पर्वत है, उस पर्वत की एक तरफ केदारखंड था, एक तरफ मानसखंड था। वर्तमान में हम कहेंगे कि नंदा देवी पर्वत की एक ओर गढ़वाल था और एक ओर कुमाऊं था। चलिए, उत्तराखंड के अन्य नामों के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड के अन्य नाम उत्तरखंड, ब्रह्मपुर, खशदेश, हिमवंत, पुण्यभूमि, ऋषिभूमि, पर्वत क्षेत्र, तपोभूमि, बद्रिकाश्रम, सात नदियों का संधि स्थल आदि आदि हैं। चलिए एक बार इनके बारे में थोड़ा सा एक बार मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा। उत्तरखंड, ब्रह्मपुर, खशदेश, इनका प्रयोग पुराणों में किया गया है। हिमवंत का प्रयोग अगर आपको याद हो तो बौद्ध ग्रंथों में जो पाली भाषा में लिखे गए हैं उनमें। पुण्य भूमि है, ऋषि भूमि है, पर्वत क्षेत्र, तपोभूमि, ये सब उपनिषदों की भाषा है, तो इनका प्रयोग उपनिषदों में किया गया है। तो अब बात करते हैं दोस्तों आद्य ऐतिहासिक कालीन गढ़वाल क्षेत्र की। मैं यहाँ पर केदारखंड की बात कर रहा हूँ, लेकिन केवल केदारखंड की बात नहीं। वर्तमान में जो पूरा गढ़वाल क्षेत्र है उस पूरे गढ़वाल क्षेत्र की मैं बात करूँगा। केदारखंड किसके अनुसार है? ये एक धार्मिक ग्रंथ के अनुसार है, लेकिन वर्तमान का गढ़वाल क्षेत्र जो है उसके बारे में हम पूरा का पूरा अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गढ़वाल जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति 14वीं शताब्दी में, इसकी उत्पत्ति दोस्तों 14वीं शताब्दी में परमार राजवंश द्वारा की गई थी। अच्छा, परमार राजवंशों द्वारा की गई थी। कब? 14वीं शताब्दी में। कौन से परमार राजा? राजा अजयपाल के द्वारा की गई थी। आप ध्यान से सुनिए, 52 अलग अलग गढ़ या किले हुआ करते थे। 52 अलग अलग किले हुआ करते थे। अजयपाल ने इन छोटे छोटे राजाओं को, छोटे छोटे गढ़ों को जीत कर एक बड़ा राज्य बनाया और उसने अपने को वहाँ का राजा घोषित किया। तो राजा घोषित ना कर उसने कहा कि मैं गढ़वाला हूँ। गढ़वाला क्यों? देखिए, एक गढ़, दो गढ़, तीन गढ़, इस तरीके से 52 गढ़ मैंने मिलाए तो मैं क्या हूँ? गढ़वाला हूँ। अगर ये अजयपाल ने खुद को गढ़वाला घोषित किया तो इसका क्षेत्र क्या कहलाएगा? तो इसका क्षेत्र कहलाया दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र। तो इस तरीके से उत्पत्ति होती है गढ़वाल क्षेत्र की दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इस गढ़वाल क्षेत्र के बारे में। तो गढ़वाल क्षेत्र के बारे में एक और चीज़ आती है कि एक कवि जो भूषण हुआ करते थे, कवि भूषण, इन्होंने राजा फतेह शाह के यशगान में एक वर्णन किया है। देखिए, फतेह शाह यशोवर्णन अलग चीज़ है। फतेह शाह के यशगान में कवि भूषण ने एक चीज़ कही है, गढ़वार शब्द। क्या? गढ़वार शब्द। तो उस समय, तो ये लगभग 17वीं सदी की बात होगी, 1700 के आसपास। इस समय पे क्या किया गया है
फतेह शाह से संबंधित शब्द में किसका प्रयोग, गढ़वार शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों, गढ़वार शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा 14वीं शताब्दी में ही इसका प्रयोग अजयपाल के द्वारा कर दिया गया था। तो ये नोन फैक्ट है, इसके बारे में ज़्यादा माना जाता है। और इसके साक्ष्य जो है ये 1700 का एक ताम्रपत्र है, गढ़वाल का शब्द उसमें लिखा गया है। फतेह शाह से संबंधित एक ताम्रपत्र है, उसमें गढ़वाल शब्द का उल्लेख है। इसका मतलब गढ़वाल शब्द काफ़ी पहले आ चुका था। अच्छा, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ कि काफ़ी पहले आ गया था, क्योंकि यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी है दोस्तों। हुआ क्या था कि शिव प्रसाद डबराल जी कहते हैं कि 1815 में मौलाराम जी ने सर्वप्रथम गढ़वाल का प्रयोग किया। अब देखिए 1815 से पहले ही 14वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग हो चुका है, तो इस वजह से हम इसको छोड़ते हैं। लेकिन एक प्रश्न हो सकता है कि शिव प्रसाद डबराल के अनुसार सर्वप्रथम गढ़वाल शब्द का प्रयोग किसने किया, तो किसने किया, मौलाराम ने किया। प्रसिद्ध चित्रकार भी थे दोस्तों, और क्या थे, इन्होंने क्या किया है, गढ़वाल से संबंधित इतिहास पे भी काफ़ी काम किया है मौलाराम ने। तो इसीलिए ये एक कोट करने वाली बात हो गई, ये आपको याद होना चाहिए। फिलहाल राजा अजयपाल के थ्रू गढ़वाल आपको देखने के लिए मिला। चलिए, शिव प्रसाद डबराल के बाद बात की जाए गढ़वाल के पुराने नामों की, तो बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, स्वर्गभूमि, केदारखंड, सप्त सिंधु देश, इन सभी क्षेत्रों को गढ़वाल ही कहा गया है। तो गढ़वाल के पुराने नामों में बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, स्वर्गभूमि, केदारखंड, सप्त सिंधु आदि चीज़ें सम्मिलित हैं। तो ये सारे के सारे नाम गढ़वाल क्षेत्र के रहे। तो हमने देखा गढ़वाल के बारे में दोस्तों। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि गढ़वाल क्षेत्र के अंदर और क्या क्या प्राप्त हुआ है साक्ष्य के तौर पर, जिससे हम ये कह सकें कि गढ़वाल के भीतर आद्य ऐतिहासिक कालीन लोग रहते थे। तो ये तो कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जो लिखे हुए थे कि देखिए ये हुआ, यहाँ ये आए, यहाँ ये हुआ, इस तरीके का देखने के लिए हमको मिला। हमने देखा कि महाभारत कालीन है, हमने देखा कि कुछ ग्रंथ हैं उनमें लिखा गया है कि गढ़वाल क्षेत्र था, उसमें लिखा गया है कि कुमाऊं क्षेत्र था। लेकिन इनमें साक्ष्य भी तो होने चाहिए, केवल लिख देने से नहीं होगा। तो अब उन साक्ष्यों के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तब तक आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से भी करवाना है, लाइक ज़रूर करना है दोस्तों। और ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ से आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं हमसे। और दोस्तों याद रखिएगा, सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, शेयर करना है। जितना जल्दी आप 100 व्यूज़ पहुंचा दें उतना अच्छा है। मैं नेक्स्ट वीडियो डालने में ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी दोस्तों। और मैक्सिमम लाइक, प्लीज़ लाइक किया कीजिएगा दोस्तों। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।